ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने आप सबसे चर्चा किया था गृहस्थ जीवन के कुछ एस्पेक्ट के ऊपर। वो पहलुओं में कौन से पहलू थे? पत्नी का धर्म और पति का धर्म, ये दोनों की चर्चा भी हमने की थी। और आई होप कि उससे काफ़ी अंतर पड़ता है भक्त के जीवन में, क्योंकि एक सिचुएशन, सब प्रकार की सिचुएशंस हो सकती है। एक सिचुएशन होती है जिसमें पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है, या फिर उसके ऑपोजिट पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, या फिर कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले शादी हो चुकी है, या फिर कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद शादी हुई है। तो ऐसे अनेक प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गृहस्थ जीवन को लेकर के। तो उन सभी परिस्थितियों में किस तरह से एक भक्त को रहना, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है हमारे लिए। आज हम चर्चा करने वाले थे संक्षिप्त में 3 चीज़ के ऊपर, और इसके बाद हमने सोचा था कि आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि हमने पिछली बार थोड़ा किया था, लेकिन आज और आगे का प्रश्नोत्तरी हम कर सकते हैं। बाकी के कुछ प्रश्न, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न अपने आप जन्म लेते हैं और फिर आप उस समय अगर आप उसको नोट कर सकते हो तो वो अच्छा रहता है। और फिर मैंने ये भी सोचा था कि आपको कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स फेस होती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो शायद आपके ध्यान से हट गया हो, तो वो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। विल ट्राई टू एकोमोडेट ऑल दैट। आज हम चर्चा करेंगे एक तो किस प्रकार से डीलिंग्स होना चाहिए भक्तों का, और विशेष करके उनका साइकोलॉजी कैसा होता है, पुरुष का और स्त्री का, और जनरल साइकोलॉजी। तो इसके विषय में आज चर्चा करेंगे हम आप सबके साथ। तो डीलिंग्स को लेकर के बहुत सारे ऐसे तो वैराइटीज़ हो सकती है डीलिंग्स की, क्योंकि हमारे लिए पति पत्नी के साथ कैसे डील करते हैं, पत्नी पति के साथ, दोनों अपने अपने इन लॉज के साथ, फिर उन रिश्तेदारों के साथ, फिर ये भक्तों के साथ। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है अतिथियों के साथ। जब कोई गृहस्थ भक्त होता है तो उनके घर में अतिथि का होना साधारण है, आई मीन इट्स कॉमन है, स्वाभाविक है। और गुजरात में तो खास करके कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जिनके घर में 365 में से 360 दिन अतिथि होते हैं। लेकिन एक रूप से जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो तो एक बेनेडिक्शन हो जाता है कि अतिथियों का आना जाना कम हो जाता है, एक प्रकार से वरदान हो जाता है, क्योंकि उन लोग को वो जो स्वाद मिलना चाहिए वो स्वाद मिलता नहीं उनको, अतिथि जब आते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो कोई भक्त है या कोई भक्त नहीं है, कोई मित्रवत है या कोई शत्रुवत है, अतिथि का हमारी संस्कृति में आदर किया जाता है।
चाहे वो कैसा भी अतिथि हो। अतिथि का अर्थ क्या होता है कि जो तिथि को देखे भी ना आते जिसका कोई फिक्स तिथि नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं ना, उसको गेस्ट कहते हैं। वो आते हैं, अचानक से आते हैं, या फिर बुला के आते हैं, वॉट एवर इट इज़। अतिथि देवो भव ये हमारा नॉर्मली हम बोलते हैं संस्कृति में, अतिथि देवो भव। हमारे लिए जो हमारे मेहमान है अतिथि, वो देवता के समान है। तो क्या उसका आदर्श होना चाहिए कि किस चेतना से करनी चाहिए। ये हॉस्पिटलिटी विशेष करके युधिष्ठिर महाराज अगर महाभारत में देखोगे तो उन्होंने कई कई प्रसंग पे इस प्रकार से विशेष आचरण दिखा करके बताया था कि कैसे अतिथि सत्कार होना चाहिए। आदर्श जब हम बताते हैं इसका अर्थ होता है कि हमें अधिक से अधिक इस तक पहुंचने का प्रयास करना है। ये जरूरी नहीं कि भाई युधिष्ठिर महाराज ने जो किया था वो आज के समय में आप बिल्कुल वैसा करोगे, लेकिन आप अधिक से अधिक वो स्टैंडर्ड तक पहुंचने का प्रयास करोगे। जैसे जब विदुर जी आए थे उनके पास बहुत समय के पश्चात, तो विदुर जी को रहने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो उनका स्वागत किया, उनको मीठे शब्दों से आसन दे करके, जल दे करके, उनका चरण स्पर्श करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आजकल ये कल्चर हमारा जा रहा है, लेकिन ये कल्चर होना चाहिए, क्योंकि वो झुक करके चरण को छूने वाली जो सिस्टम थी ना पहले के समय में, वो अच्छी सिस्टम थी। वो हमारी संस्कृति की सिस्टम है वो, तो चरण स्पर्श करके उनका स्वागत किया। और फिर उनको, क्योंकि वो तो रुकने वाले थे उनके घर पे, तो उन्होंने सबसे पहले उनको भी स्नान आदि की व्यवस्था करने का कहा, क्योंकि जनरली अतिथि आते हैं तो उनके लिए स्नान की व्यवस्था। सो इन शॉर्ट, स्नान, भोजन, विश्राम, तत्पश्चात उनके साथ बातचीत कि क्या इधर उधर की, आपके फैमिली की, वॉट एवर बात। इसका तात्पर्य होता है कि जब भी हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो ये नहीं कि हम वी आर फोर्स्ड टू वेलकम देम। अतिथि का आने का तात्पर्य होता है कि हमें उनका सत्कार करना चाहिए बड़ी हृदय से। उनको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, उनके सामने गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अतिथि सामने होते हैं और आप आपस में अंदर अंदर बातचीत करते हो, इट लुक्स वेरी बैड। और फिर अपनी दूसरी भाषा में बात करते हो। फॉरेन कंट्रीज में तो ये इंसल्ट मानी जाती है। अगर आप आप दूसरी भाषा में बात करते हो तीसरे व्यक्ति के सामने, तो इट्स इंसल्ट, अपमान है उनका। तो इस तरह से अतिथि का सत्कार में मधुर वचनों से, मीठे शब्दों से, शास्त्र में तो लिखा है कि आप उनको अच्छा स्वागत करो, भोजन इत्यादि दो। वो नहीं हो सकता है तो उनको बैठने के लिए आसन दो, जल की व्यवस्था करो। अगर वो भी नहीं हो सकता, कम से कम मीठे शब्द तो बोल ही सकते हैं आप, है ना। सो दैट शुड बी द आइडिया कि उनका अच्छे से सत्कार करना चाहिए। ये नहीं कि जैसे ऐसे कहा होता है ना, ऐसे क्या लोगे आप ठंडा लोगे, वो हाँ या ना बोले उसके पहले गरम लोगे, वो हाँ या ना बोले वो ठीक है, अगर वो नहीं लेना है तो आप ये लेंगे। दैट इज अ जोक, ऐसे एक जोक है। वो इतना लंबा लिस्ट बताता है, बोले कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं है तो ठीक, पानी तो ले लीजिए। सो दैट इज लाइक, कई बार हमारे आचरण से हम दिखाते हैं कि हम उनका सत्कार नहीं कर रहे हैं। हमारे व्यवहार से उनको पता पड़ जाता है कि हमारा सत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी तरह से सत्कार करें जो भी हमारे अतिथि। और उस विशेष करके जब आपके साथ जिसका सेट नहीं हो रहा है फ्रीक्वेंसी, जो आपको शत्रुवत मानते हैं या आप जिसको शत्रुवत मानते हो, हालांकि आपको तो नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति आते हैं, वो भी जब शत्रु भी अगर अतिथि के रूप में आते हैं तो उस समय भी उसको
ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो शत्रु के घर आ गया है, यू नो। जैसे जरासंध जो थे, उन्होंने 3 लोगों का जो ब्राह्मण के वेश में आए थे उनका सत्कार किया था, है ना। कौन थे वो 3 लोग? भीम, अर्जुन और कृष्ण। ये 3 ऐसे लोग थे कि जहाँ पर भी जाएंगे कोई इनको हरा नहीं सकता। ये 3 ऐसे लोग थे, भीम, अर्जुन और कृष्ण। और वो ब्राह्मण का वेश लेकर गए थे तो उनको अच्छे से सत्कार किया। हालांकि वो जान गया था बाद में तो कि ये तो शत्रु है, वो तो जान गया था। फिर भी आप सोचिए, शत्रु होने के बाद भी उन्हीं के घर में रहते थे, जरासंध के महल में ही रहते थे ये 3 लोग। और रोज सुबह जाकर उनके साथ युद्ध करते थे, शाम को उनके घर पे ही रहते थे। ये है वैदिक संस्कृति, तो ये है तरीका। तो इस तरह से हमारा सत्कार अच्छे से होना चाहिए। देयर मैनी पॉइंट्स, तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से आपको बता रहा हूँ। फिर विशेष करके हमारे जो वरिष्ठ, क्या बोलते तो बुजुर्ग, यू नो, एल्डर्स, उनका रिस्पेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कई बार कृष्ण भक्ति में कोई जुड़ता है और उनके पेरेंट्स या उनके एल्डर्स अगर कृष्ण भक्ति में नहीं है तो वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, बाकी सबको इन्फीरियर मानता है ना। वो सोचता है कि मैं तो भक्त हूँ, अभी मेरे पेरेंट्स वो तो सब इतना भक्त नहीं है, तो उनको इन्फीरियर मानना शुरू कर देता है, उनका महत्व कम कर देता है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत विचार है। जैसे एक पौधे को उगने के लिए विशेष वातावरण चाहिए, है ना, दो पानी चाहिए, अच्छा पानी उसको मिलना चाहिए, अनुकूल एटमॉस्फेयर होगा तभी कोई बीज में से पौधा उगेगा ना। वैसे कृष्ण भक्ति का भी एक वातावरण होता है, वो वातावरण हमें अनुकूल करना चाहिए, तभी कृष्ण भक्ति उग सकती है। तो विशेष करके जब हम बड़े लोगों की सामने जाते हैं तो उनके सामने ये सिस्टम जो थी हमारी चरण स्पर्श करना, इज एक्चुअली वेरी गुड सिस्टम। ये हमें चरण स्पर्श करना चाहिए। इसमें हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बोले भी कहाँ से नया सीख के लेके आए, तो यू नो पूरी उम्र तो निकल गई, आज तक कभी चरण स्पर्श नहीं किया और आज अचानक क्या हो गया भाई तुम्हें, यू नो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप आदत डालोगे तो ये अच्छी बात होगी। तो जो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो वरिष्ठ होते हैं एल्डर्स, उनके साथ मधुरता से, विनम्रता से, आदरपूर्वक उन सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, अगर वो भक्त नहीं है फिर भी। इस प्रकार से उनके साथ आदर करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में तात्पर्य में कि जो बड़े, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं उनके साथ वाग युद्ध भी नहीं कर सकते, है ना, आर्ग्यूमेंटल युद्ध, ऐसा क्यों, ये नहीं होगा, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। विशेष करके उनके सामने हार्श शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे उनको हर्ट हो जाए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप उनका आदर बनाए रखो और कृष्ण भक्ति में कोई समझौता ना करो। कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों के पालन में कोई आप समझौता नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और साथ साथ उनको रिस्पेक्ट भी मेंटेन कर दो। ये दोनों चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट भी बना रहे और हम समझौता भी नहीं करेंगे कृष्ण भक्ति में। तो इस तरह से हमें, हमारे जो बड़े होते हैं उनसे इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। फिर हमारा सभी जीवों के प्रति व्यवहार, विशेष करके जब गृहस्थ जब घर में रहते हैं तो उसमें सब प्रकार के जीवों के साथ व्यवहार होता है। जैसे एक साधारण जीव, भक्त नहीं है, भक्त है, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, पशु है, चींटी है, मच्छर है, कॉकरोच है, वॉट एवर इट इज, तो ये सभी जीव के प्रति उनका व्यवहार यही होना चाहिए कि वो सभी भगवान से जुड़े हुए, ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं उसको, ये पूरा एक फैमिली है। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि आप
चूहों को भी आमंत्रण दो कि आप हमारे घर में आओ, जो गंदा करना है करो। इसका अर्थ यह है कि ये जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे हमें सावधान रखना पड़ता है घर को। तो बेस्ट ऑप्शन है कि घर को इतना हाईली क्लीन रखो, हाईली क्लीन, हाई स्टैंडर्ड, इतना स्वच्छ रखो कि ये चूहे, कॉकरोच वगैरह ये लोग कभी आपको परेशान करने आए नहीं। जब वो आएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी ना, फिर आपको उनके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। बट डोंट डू दैट, पहले से मेंटेन करो क्लीननेस। अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी करना पड़ता है कि इन लोगों को पवित्रता मेंटेन करने के लिए दूर रखना पड़ता है, दैट्स ओके, बट डोंट किल देम। ऐसा नहीं कि जो कई लोग भक्त लोग बनते तो वो चूहे को मार नहीं सकते। कई बार हम देखते हैं कई डिवोटीज जो होते हैं, अगर वो ठीक से जानते नहीं तो उनके हृदय में दया की कमी होती है तो चूहे को मार देते हैं। ऐसा इस तरह से नहीं करना चाहिए, कोई भी जीव हो। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बोले मच्छर आता है काटने के लिए, तो मच्छर को थोड़ी पता है कि आप उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो। वो बेचारा आता है अपना पेट पूजा करने के लिए। वो आता है, वो उसको ये भी नहीं पता कि मेरा आना इनको पसंद है कि नहीं है। वो तो काटता है और आप उसको इतना बड़ा सजा देते हो, मृत्यु दंड। उसका आप उसने आपको एक छोटा सा पिंच किया, उसके सामने उसको मृत्यु दंड दे दिया आपने। आप अगर नैले पे दहला करना है तो भी आपको तो पिंच ही करना चाहिए उसको। बट हम तो उसको मृत्यु दंड देते हैं। एक्चुअली गलत है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमें चींटी हो, कई बार चींटी आपके शरीर के ऊपर से होती है तो यू बिकम सो रफ, पकड़ के ऐसे फेंक दिया, फेंक नहीं तो मर ही गया। तब तक तो आपका हाथ ही ऐसा थोड़ा जैसा तो पकड़ते हो मर ही जाता है सीधा। वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल कि आपको पता है कि इतना छोटा चींटी पकड़ेंगे तो मर जाएगा, तो उसको हवा मार के फूंक लगा के फेंक दो, उसको हटा दो, बट डोंट किल। सो द पॉइंट इज कि सभी जीवों के प्रति, विशेष करके गाय के प्रति विशेष हमारा आदर होना चाहिए। गाय तो ऐसे भी कृष्ण का बहुत प्रिय प्राणी है, तो ऐसे भी गाय तो फिर कृष्ण उनको मित्र के रूप में देखते थे गाय को। जो उनके बच्चे थे वो तो उनके फ्रेंड थे कृष्ण के। तो गाय का विशेष स्थान होना चाहिए वैष्णव भक्तों के, गृहस्थ भक्तों के अंदर। वी कैन गेट सम वाटर। फिर आपके घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स या अर्थात जो आपके घर में पेड है, जो पेमेंट पर काम करते हैं, मेड आपके घर पे जो आते हैं बर्तन साफ करने या फिर वॉटेवर, तो उन लोगों के प्रति भी ऐसा नहीं कि आई एम द बॉस, मैं हूँ राजा, तुम हो दास दासियाँ। इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। वैष्णव गृहस्थ जो होते हैं उनका सर्वेंट के प्रति जो व्यवहार होता है बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य जैसा होना चाहिए। उनको भी गिफ्ट लेना चाहिए, उनको भी टेक केयर करनी चाहिए। यहाँ तक बताया जाता है कि उनके भोजन की व्यवस्था हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप भोजन लेते हो बाद में सॉरी भाई ख़त्म हो गया, अपना मैनेज कर लो, ऐसे नहीं। तो उनको परिवार की तरह रखना चाहिए। तो मूल उद्देश्य इसके पीछे है कि चाहे वो सर्वेंट ही क्यों ना हो, लेकिन आप स्वामी नहीं हो, ये ध्यान रखना है। स्वामी एक ही है, कौन? कृष्ण। एकमात्र स्वामी है कृष्ण, हम सब दास हैं। और जब भिखारी आते हैं आपके पास भिक्षा मांगने के लिए, तो ऐसा नहीं कि मैं देखो मेरे पास तो कितना धन है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भिखारी है तो फिर वो आता है आपके साथ, आप उसकी हंसी उड़ाते हो या फिर आप उनका अपमान करते हो, ये भाव गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप उनको, मांगने वाले को प्रसाद दो, महामंत्र बोल सकते हो, प्रसाद दे सकते हो। धन देने से शायद पता नहीं वो क्या उपयोग करे,
अब फिर भी वो बोले कि नहीं मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, तो कुछ मत दो, वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उनका अपमान मत करो। अपमान हमें किसका नहीं करना चाहिए, किसका अपमान नहीं करना चाहिए? हाँ, सही बात है, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। मैं अभी रिसेंटली मैं ये नोटिस कर रहा था, मैं कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ शॉपिंग के लिए जाते हो, कई बार आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप कस्टमर होते हो, आप क्लाइंट हो, आप कस्टमर हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको यस सर करेगा, और वो उसको तो उसकी प्रोडक्ट सेल करनी है, राइट? तो आप बॉस ही बन जाते हो, डू दिस डू दैट डू दिस, नो डोंट डू दैट, ही इज ऑल्सो मैन, ही इज ऑल्सो ह्यूमन। तो इस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए। तो अभी जो गृहस्थ पुरुष है, भक्त, उनका स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? जनरली क्या होता है कि गृहस्थ लाइफ में ये स्वाभाविक है कि आपका पुरुषों से स्त्रियों से संपर्क रहता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप आश्रम में तो रहते नहीं, आपको अगर प्रभु है, मीन्स पुरुष है, तो उनको अपना जॉब बिजनेस वगैरह सब जगह उनको इंटरेक्शंस होते रहते हैं। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डीलिंग होना चाहिए वो शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी माता के समान होनी चाहिए। मातृवत परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरा का धन मिट्टी समान होना चाहिए। परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु, और बाकी सभी लोगों के प्रति ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे आप जिस व्यवहार के आप इच्छा रखते हो। जैसे आप वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन द वे वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देम। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देगा, है? लेकिन आप पहले रिस्पेक्ट की कामना करोगे तो वो नहीं होगा। सेम वे आप किसी को केयर करोगे तो वो भी आपकी केयर करेगा, आप किसी को प्रेम दोगे तो वो भी आपको प्रेम देगा, है ना? ये तो नियम है यहाँ का, संसार का। सो इफ यू रिस्पेक्ट दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट। तो यह करो सीधा पंडिता, वो पंडिता है, ये तीन चीज जो करता है, मातृवत परदारेषु, तो वो पंडित माना जाता है, इज इंटेलिजेंट पर्सन, पंडिता। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि आपको पुरुष और स्त्री को अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड मिंगल होने का लाइसेंस मिल गया, ये नहीं है। कि आपको अभी जहाँ जिससे जो बात करना है यू कैन डू, जो आपको करना है कर सकते हो, नहीं, ये नहीं है। प्रभुपाद हमेशा इस चीज़ को लेकर हमेशा केयरफुल रहते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ये अग्नि और मक्खन साथ में रहेंगे तो पिघल ही जाएंगे। सो वी शुड बी, पुरुष को अवॉइड करना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? नीड बेस्ड। आवश्यकता है उतना संपर्क रखने का, उससे अधिक नहीं। और उसमें फिजिकल जो टच होता है वो तो अवॉइड ही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। फिर एक विवाहित पुरुष के लिए कोई भी स्त्री के प्रति सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट, उनको
मान देना चाहिए। और साथ ही साथ जब कभी भी विशेष बात करने की आवश्यकता पड़े तो प्रयास रहना चाहिए कि अकेले में बात ना करें, या हो सके तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर ही बात करें। ये प्रयास रहना चाहिए। और पुरुष को प्रयास करना चाहिए कि वो पुरुष काउंसलर से ही या पुरुष गाइड से ही गाइडेंस ले। ये ध्यान रखना चाहिए, वो स्त्री से गाइडेंस उसको नहीं लेने का प्रयास करना चाहिए। और जो सेवा में बहुत सारी माताओं का, अगर बहुत सारी माताएं वहाँ पर है और आपको वहीं पर सेवा करने का अगर आपको सेवा है, तो प्रयास रहना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को भी साथ में रख के करो सेवा, ताकि आपका गृहस्थ जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो ये है पुरुषों के लक्षण, पुरुषों के लिए जो करने चाहिए गृहस्थ भक्तों को। और जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का प्रति विशेष आदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग तो निकम्मे लोग होते हैं, इनको कोई काम धंधा होता नहीं है, 2000 उपदेश दे देते और दक्षिणा मांग के भाग जाते तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो त्याग किया है वो मुझसे नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन्होंने विवाहित जीवन नहीं स्वीकारा। विवाहित जीवन से केवल मनुष्य की शरीर के जो अर्जीज है, फिजिकल बॉडी, उसके जो इम्पल्सिस है उसको संतोष मिलता है, ऐसा नहीं है। विवाहित जीवन से बहुत सारी इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ। पुरुष का पत्नी से जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है, सेम वाइस वर्सा, तो वो सपोर्ट भी गृहस्थ जीवन का एक कंफर्ट जोन है। लेकिन वो ब्रह्मचारी और सन्यासियों उसका त्याग कर देते हैं, गिव इट अप। तो वो त्याग के प्रति हमारा रिस्पेक्ट रहना चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा कि गृहस्थ प्रॉपर डिसाइपल होते हैं और सन्यासी उनकी जनरेशन के नीचे के होते हैं, सेकंड जनरेशन के होते हैं, फिर भी गृहस्थ प्रॉपर डिसाइपल सन्यासी को दंडवत करते हैं, हालांकि वो प्रॉपर डिसाइपल है, फिर भी यह आचरण मैंने देखा है। तो इस तरह से हमारा विशेष रिस्पेक्ट होना चाहिए उनके प्रति। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी उनके बेटों के समान है, उनके बेटे के समान है, कि उनका संभालना, उनको टेक केयर करना, उनकी आवश्यकता पूरी करना। और ब्रह्मचारियों के लिए गृहस्थ लोग उनके पेरेंट्स के समान है, उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, इस तरह आपस में जुटना चाहिए। फिर जो स्त्री विवाहिता है या विवाहिता नहीं है, उसका कैसा, बिल्कुल सेम रूल्स उसके लिए भी अप्लाई होते हैं। जितने रूल्स जो पुरुष के लिए थे वही रूल्स उसको भी अप्लाई होते हैं। So I don't repeat them, it's the same rule, केवल डिफरेंस जेंडर। तो इस तरह से हाँ, स्त्रियों को, माताओं को गृहस्थ ब्रह्मचारी और सन्यासी जो होते हैं उनके प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि सन्यासी और ब्रह्मचारी से डिस्टेंस मेंटेन करें। सबसे पहले उनके साथ अकेले में नहीं मिलना, विशेष करके अपने पति को या फिर किसी और माता को या फिर कोई और एक व्यक्ति को या फिर थर्ड पर्सन शुड बी देयर, उनके साथ मिलना, उसी इस तरह से मिलना। फिर उनके साथ जोड़ जोड़ कर हंस करके उनको लुभाने का प्रयास नहीं करना। तो इस प्रकार से माताओं को भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ब्रह्मचारी और सन्यासी के साथ बिहेव करने में। तो ऐसे कुछ लक्षण है आपस में ध्यान रखना चाहिए भक्तों को। और जब कोई भक्त
केवल जहाँ तक कि पुत्र संतान उत्पत्ति की बात है, तो संतान उत्पत्ति में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भक्त ये सोचता है कि मुझे संतान उत्पत्ति नहीं करनी है केवल इसलिए क्योंकि मैं परिश्रम करना नहीं चाहता, जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता, आलस है, कष्ट है, वॉट एवर, ये सारे फालतू रीज़न है, तो ये कारण से संतान नहीं प्राप्त करना ही गलत है। तो ये आइडियली सजेस्ट करते हैं कि भक्त किसी वरिष्ठ भक्त के पास जा कर के इसका विषय में प्रश्न पूछना चाहिए कि कब संतान जन्म देना नहीं देना, वो सब उनसे पूछना चाहिए वरिष्ठ भक्त के पास जा कर के। अभी और एक चर्चा हमने की थी मेल ईगो, पुरुषों का जो स्वाभाविक थोड़ा सा अहंकार होता है जो पति के रूप में तो एक स्वाभाविक होता है, उसकी हमने एक बार चर्चा की थी आपके साथ। तो जो मेल ईगो बोलते हैं उसको देवभूति का उदाहरण हमें देखना चाहिए। कपिल मुनि और देवभूति का जो कर्दम मुनि और देवभूति का जो उदाहरण है, तो देवभूति ने अपने पति की 2 भाव से सेवा की थी। वो संस्कृत में आपको भागवत में मिलेगा, ये विश्रम्भेन गौरवेन, विश्रम्भेन गौरवेन, ये 2 तरीके होते हैं पति की सेवा करने की, है ना। एक होता है विश्रम्भेन, विश्रम्भेन का अर्थ होता है इंटीमेसी, व्हाट यू कॉल इंटीमेसी इन हिंदी, आत्मीयता से, है ना। इंटीमेसी, विश्रम्भेन, पत्नी सबसे इंटीमेट फ्रेंड मानी जाती है पति की, है ना। मीन्स उनकी बात को बिना बोले वो समझ सकते हैं, इतनी इंटीमेसी होती है उनकी, है ना। तो वो आत्मीयता होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पति हमसे सुपीरियर है। हालांकि वो इंटीमेट है लेकिन पति हमसे सुपीरियर है, वो हमसे ऊपर है उनका स्थान, इसलिए उनको पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए। हालांकि दोनों की मनोस्थिति अलग अलग होती है, पुरुष का शरीर बना है पुरुष के हिसाब से और स्त्री का है स्त्री के हिसाब से, तो इस तरह से कभी कभी ऐसा हो जाए कि कभी पुरुष या पति की गलती होती है, उस समय जो सबसे अच्छा तरीका है पत्नी के लिए वो है रिएक्ट नहीं करना। जब पति से कोई गलती होती है तो उस समय उसको सहन कर लेना, उस समय वो एक सुरक्षित गृहस्थ जीवन का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि यही तरीका होता है कि वो मेंटेन करने वाला जो व्यक्ति है ना, तो वो स्वाभाविक रूप से सुपीरियर होता है, वो सभी आपका सब छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हो, so that must be there। so और जब कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो पत्नी को ही यस करना पड़ता है, ओके ठीक है, यू आर राइट, आपको दिस इज 100% पुरुष प्रधान हो रहा है, लेकिन ये हमारी वैदिक संस्कृति है। हम विदेशी संस्कृति में होते हैं तो पति पत्नी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, फिर हमने देखा है नाम से बुलाते हैं। ये कौन सी संस्कृति भाई, ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं। हाँ, ये संस्कृति है ही नहीं हमारी। कैसा आप कैसे नाम से बुला सकते हो, हाउ डेयर यू कैन। आपने अपने बाप को कभी नाम से बोला कि वे बाप इधर आ? Have you ever tried that? नहीं, तो आप अपने पति को कैसे बुला सकते हो नाम से? नहीं, अरे प्रभु ये आपको कहाँ बताता है, मैं इसको बोलते हैं इंटीमेसी। व्हाट इंटीमेसी? दिस इज नॉट इंटीमेसी, डिसरिस्पेक्ट। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमने देखा है कुछ गृहस्थ भक्त लोग, अरे बोलो अनिल आओ तो नहीं। Oh, what is this? I mean, what is this? I mean, you don't have even a small respect for your husband. I know कि आपके लिए ये
ये ज़्यादा सीखने के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि आप लोग तो वैदिक संस्कृति से परिचित हो। लेकिन कई मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आप अपने पति को नाम से बुलाते हो। यू नो, आई रिमेंबर वन ऑफ माई यू नो आंट, यू नो, तो वो पहले बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते थे मेरे चाचा को, लेकिन वो फिर मॉडर्न सोसाइटी देख के वो भी शुरू कर दिया पति को नाम से बोलने का। यू नो, पर ये तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है। यू नो, इनके पिताजी बोले, इनके पापा से पूछो, व्हाट इज दिस टॉक बाय नेम, दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये रिस्पेक्ट चला जाता है। फिर वो रिस्पेक्ट नहीं होगा तो कौन सा गृहस्थ जीवन बचेगा उसका। यू नो, हर थोड़ी देर में झगड़ा होगा दोनों के बीच में। तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। बहुत ज़्यादा आप इंटीमेसी हो जाती है तो फिर आप उसकी परवाह नहीं करते कि भाई ये हमसे सुपीरियर है ना। सो दैट शुड बी प्रॉपरली फॉलोड। फिर सौहार्द देना वचन माधुर्य मधुर, इसका अर्थ होता है कि पत्नी हमेशा पति का अच्छा सोचती है या सोचना चाहिए, और उनके सामने मधुर शब्द का उपयोग करना पड़ता है या करना चाहिए, वो करती ही है मधुर शब्द का। शास्त्र में कहा गया है कि जिस पति की पत्नी हार्श शब्द का उपयोग करती है, कटु वचन का जो सुनने में कड़वे लगते हैं, ऐसे वचनों का उपयोग करती है, उस पति को घर छोड़ के चले जाना चाहिए वन में। उसको घर में रहना ही नहीं चाहिए, उसको वन में चले जाना उसको वन में चले जाना चाहिए। यूजलेस है उसके लिए गृहस्थ जीवन, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, yeah, so we should be careful, you know, not to use harsh word, you know। बोले मैं तो, मेरा वाक्य बाण ऐसा होता है उसका सीधा आर पार हो जाता है वो आर पार करने से आपका ही नुकसान होगा। यू नो, कब पता कब पति को यू नो चेतना जागरूक हो जाए, चाणक्य पंडित की बात मन में आ गई, यू नो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला गया वन में। तो तो ये ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी, वाइफ शुड बी ऑलवेज वेरी स्वीट इन टॉक, है ना। देखो, अब ध्यान से देखा जाए तो क्या है, दिन भर का बोझा लेकर के पति जब रात को घर आता है, उस समय अगर पत्नी उसको मीठे शब्द से स्वागत नहीं करती और उसको साथ मीठे व्यवहार नहीं करती, तो क्या एक्सपेक्ट करेगा गृहस्थ जीवन से, है कि नहीं? इजंट इट? क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो रावण पूरा युद्ध हार के आया, रात को आके मंदोदरी के पास बोले तुम राम का शरण ले लो कई बार क्या होता है कि आपका पत्नी का इंटेंशन शायद अच्छा भी हो, लेकिन पति जनरली किसी भी एडवाइस को फेवरेबली लेना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। पत्नी को लगता है मैंने कौन सी गलती कर दी है। हाँ, देखो कि जनरल साइकोलॉजी कैसी होती है कि दोनों पुरुष की साइकोलॉजी बिल्कुल स्त्री से अलग होती है, और स्त्री की साइकोलॉजी बिल्कुल पुरुष से अलग होती है। या अगर दोनों एक दूसरे की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो शायद गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा हो सकता है। पुरुष की साइकोलॉजी कैसी होती है कि वो अपनी जो सामर्थ्य है उसका प्रमाण उसके बाहुबल से देता है। उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता है कि वो धन कमा के दे सकता है। उसकी क्षमता है कि वो पूरे परिवार का बोझा अपने सिर पर उठा सकता है। ये उसकी क्षमता है, और उसी चीज़ को उसके माइंड में वो पहले से चीज़ होती है, ये चीज़ पहले से ये बात होती है उसके माइंड में। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पति को पत्नी समझाती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे बड़ी आसान बात है कि पति सोचेगा अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये स्वाभाविक है।
इसमें कोई कोई गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। उसको लगा कि मैं तो हेल्प कर रही थी, लेकिन वो हेल्प नहीं है। उसको नहीं पता, पत्नी को कई बार नहीं पता कि तुम्हारी जो हेल्प के जो मधुर शब्द है उसके कान में ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई सिखा रहा है, यू नो, कि तुझे आता नहीं है बच्चे, मैं तुझे सिखा देता हूँ कैसे होता है, यू नो। तो इससे उसको बहुत हर्ट होता है और फिर वो रिएक्ट कर सकते हैं, यू नो, एंग्रीली, यू नो, हाउ डेयर यू कैन टीच मी, कैसे तुम मुझे सिखा सकते हो। और फिर पत्नी बोला तुम मुझे चिल्ला रहे हो, डोंट यू नो हु आई एम, बाबा, यू नो। तब जाके फिर आपकी बाजी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये पुरुष की मानसिकता। अब स्त्री की मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए। पत्नी की मानसिकता कैसी होती है, उनका जो सक्षमता है उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, उसके संबंध मेंटेन करने की जो शक्ति और उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, ये उस प्रकार के विचार से स्त्री सोचती है हमेशा, है ना। तो अगर वो पुरुष स्त्री की मानसिकता को नहीं समझ सकता है, पत्नी की मानसिकता को नहीं समझ सकता है, तो उसको हेल्प भी नहीं कर सकता है वो, उसकी सहायता भी नहीं कर सकता है वो। लेकिन ये बात सही है कि स्त्री को कोई आज तक समझ नहीं सका, ये बात सही है। ऐसा हम नहीं कहते, लोग बोलते। लेकिन फिर भी पति जो है वो पूरा प्रयास करता है, यू नो, कि जनरली सबसे बड़ा एक गुण होता है पत्नी का, वो होता है कि पति उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को सुने। ये उनका क्लोज होने का तरीका है। पति से क्लोज होने का ये तरीका होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो समस्या है वो सुने। उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनको, आई मीन दिस इज कॉमन है। उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको हाँ, यस, हाँ, ओके, यस, ओके, सुनने वाला चाहिए। और अगर कोई पति है, सारी बातों को, सारी उसके डे के, आज के दिन में क्या हुआ, उसके सब कुछ वो शांत चीज से सब कुछ सुन लगता है, और उसका पति तो गंधर्व जैसा बन जाता है। मतलब क्या पति है हमारा, पूरी हमारी बात सुनता है, कुछ नहीं बोलता, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं देता, एकदम परफेक्ट। तो ये पत्नी का जनरली ये स्वाभाविक लक्षण होता है, यू नो, क्योंकि उनको अपनी भावनाओं को शेयर करना, दे लाइक इट, उनको अच्छा लगता है, बस भले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे लाइक टू शेयर। और वो केवल उन्हीं के, जनरली वो उनके साथ ही शेयर करना पसंद करते हैं जिनको अपना मानते हैं, उनके साथ ही वो शेयर करना पसंद करते हैं। सो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ लक्षण हमने बताए थे। नाउ इज ऑलमोस्ट 10। तो मैं, आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर लो, नहीं तो फिर मैं कुछ दूसरा एक एपिसोड से वो आपको बता सकते हैं। लेकिन यू कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, पहले अगर आपका प्रश्न है तो आई वुड आंसर दैट फर्स्ट। कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न? नो क्वेश्चन? नो, तो मैं या Female understands man better, I think. या Men don't understand, that's why the ego problem is there. यस यस। So how they can be made understand? बाय एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, बाय अटेंडिंग डिवोटी क्लासेस। ये जो गृहस्थ वर्कशॉप हम करते हैं, तो इससे प्रयास करते हैं कि गृहस्थ जो इम्पोर्टेंट बात है उसको तो समझे। 100% वाइफ को समझना इतना आसान नहीं होता है, यू नो, लेकिन अगर प्रयास करेगा तो कुछ तो समझेंगे ना। इफ हस्बैंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड वाइफ, तो थोड़ा बहुत तो समझेंगे ना। प्रॉब्लम यहीं पर है कि साइकोलॉजी अलग अलग होती है। अब ये एक व्यक्ति वो सोचता है कि वो मेरे साइकोलॉजी के अनुसार काम करे, और वो सामने वाला सोचता है कि नहीं, ये तुम मेरी बात को समझो। अब ये दोनों का ईगो क्लैश होता है इसमें।
पहले के समय में स्त्री का ईगो होता नहीं था, बहुत कम होता था। स्त्री का स्वभाव ही ऐसा था कि वो ईगोइस्टिक नहीं होती। और लेकिन आजकल ये कलयुग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आजकल स्त्री भी ईगोइस्टिक होती है, उनका हृदय भी पत्थर का बन जाता है, उनमें भी दया नहीं रहती है। इसलिए तो प्रभुपाद ने गायत्री मंत्र शुरू किया स्त्रियों के लिए कि गायत्री मंत्र इनको भी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी पत्थर हृदय के हैं। तो इसलिए डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन द पॉइंट इज कि दोनों को एक दूसरे को समझने का प्रयास है। इट्स नॉट ओनली दैट ओनली वाइफ विल अंडरस्टैंड हस्बैंड्स एंड हस्बैंड विल नॉट अंडरस्टैंड वाइफ्स। कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड गलत ढंग से वाइफ को लेता है, वाइफ का इंटेंशन कुछ और होता है, हस्बैंड उसके सामने गलत बिहेव करता है ना। तो फिर वो एंड अप होती है अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशंस, झगड़े। तो इस पे समस्या होती है। तो बेटर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सबसे पहला ये प्रयास करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर आप समरी देखोगे तो क्या होगा कि दोनों हस्बैंड और वाइफ प्रयास करते हैं कि झगड़ा ना हो, ये पहला प्रयास होता है। जैसे हस्बैंड के नेचर को वाइफ जानती है, वाइफ के नेचर को हस्बैंड जानते हैं, तो ये दोनों का प्रयास रहता है कि एक दूसरे के नेचर को समझ करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे कि दो में से कोई भी एक इरिटेट हो। ये मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी का काम है पति को आध्यात्मिक सहयोग देना, और पति का काम है पत्नी को आध्यात्मिक सहयोग देना। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारा पूरा गृहस्थ जीवन ही बेकार हो जाता है। So it is always our duty to help our spouse to advance in Krishna consciousness. That's the idea. Yeah. So we should respect feelings of wife, and wife has to respect the feelings of or the nature of husband. Yeah. So I shall proceed further, or yeah. That as you say that wife is always like that type of nature. He want to share everything, Yes. whatever he do from morning to evening and everything. And generally they are also expecting what husband is doing whole day for the job, in the job or on whatever. So इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन। so is it necessary to share his कुछ चीज़ शेयर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ अ हस्बैंड, अगर कोई पति फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रॉपरली फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है। अगर इस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं किया जाए तो क्या होगा, सामने वाले जो परिवार के लोग हैं वो उनको नहीं पता और वो डिमांड करेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर ये, और फिर पति सोचता है कि नहीं इन सबको ये सब नहीं बताया जा सकता, ये लोग नहीं समझेंगे, तो फिर वो अवॉइड करेंगे। वो सोचे थोड़ा पैसा दीजिए, हमें पर्दा, आज घर में पर्दा बदलना है। बोले क्या है पर्दे में, क्या खराबी है, सही सब सही तो है, पर्दा क्या करते हैं। वो एक्चुअली वो बताना चाहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तुम खर्चो मत करो, डोंट स्पेंड मनी, मेरे पास नहीं है पैसा, लेकिन वो बोलने से शर्माता है हस्बैंड। बोले मैं ऐसे कैसे बोलूँगा मेरे पास पैसा नहीं है, हाउ विल इट फील, कैसा लगेगा ना। तो इसलिए वो नहीं बताता, बट द आइडियल थिंग इज बता देना चाहिए कि कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि क्या है समस्या, और फिर जब वो पत्नी को पता पड़ जाता है कि क्या सिचुएशन है तो पति के खर्चे को भी वो कंट्रोल कर सकती है। पति को भी एक बार कह सकते हैं कि इस खर्चे को मत करो, ये आप बाद में भी कर सकते हो। तो ये भाव होना चाहिए। सो ये पति को तय करना चाहिए कि कौन सी चीज़ को कम्युनिकेट ठीक से किया जाए परिवार के सदस्य। ऐसे इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई मैंने पूरे दिन का रिपोर्ट दे दिया, अब तुम तुम्हारे दिन का पूरे दिन का रिपोर्ट दो, किससे बात किया था, कहाँ गए थे, क्या किया था। दैट्स ऑफ, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है ना। अभी अगर आपको शेयर करना है अपनी पत्नी से तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम,
लेकिन यू नो इट्स नॉट दैट कि भाई ऑफिस में फॉर एग्जांपल, अभी जस्ट गिविंग माय फादर्स एग्जांपल, अभी वो मंदिर में अभी 2 घंटे जाके, अभी 2 घंटा मंदिर में कहाँ बैठे थे, किससे मिले थे, किससे क्या बात किया, कौन से विषय पे बात किया, यू नो क्या डिसीजन है उसका, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। इससे कोई संबंध नहीं है आपका। वाई यू आर सो मच इनटू इन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्नियों का ऐसा लगाव होता है कि पति का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जाता है पूरा किससे मिलता है, क्या बोलता है, कहाँ खाता है, किसके सामने देखता है, सब कुछ देखा गया, खत्म केस उसका। उसका अभी उसका मुश्किल है उसका निकलना, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि we can ask them where you were. that's fine, but that asking is not that you are, you know, detective. You are आपका रिपोर्टिंग दो भाई पूरे दिन में क्या किया। ये इज नॉट एक्चुअली सुपीरियर पोजीशन पे, ही इज नॉट सपोज टू टेल यू व्हाट ही वाज डूइंग। या दैट्स फाइन, दैट्स इंटीमेसी पार्ट, दैट्स फाइन, यू नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भाई आपका हस्बैंड जो भी करते हैं तो यू नो यू मस्ट बी पार्ट ऑफ इट। मीन्स अगर हस्बैंड जॉब जाएंगे तो आप भी साथ जाओगे, हस्बैंड अगर टेंपल जाएंगे तो आप भी उसके साथ जाएंगे। इट्स नॉट दैट पार्ट। व्हेन यू आर रिक्वायर्ड यू गो, व्हेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड यू डोंट गो। आपकी आवश्यकता है तो आप जाइए, आपकी आवश्यकता है तो मत जाए। नहीं आवश्यकता क्यों जा रहे हो? डोंट मेक हिम फील सप्रेस्ड। उनको ये फील नहीं कराने का कि आप उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हो। इट इज़ वेरी मच अगेंस्ट हिम, क्योंकि उनका जो मैंने बताया ना मेल ईगो है, सो दैट मस्ट बी मेंटेन अगर अच्छा जीवन चाहते हो तो। Yes. Women are working nowadays. Yes. Not, I think, is this against the Shastra number one? And is financial independence something to do with change of egos? Yes, because there is no provision in Vedic scripture that ever a woman is working. There is no provision. Wife धन कमाती है ऐसा पूरी हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे क्रिश्चियनों का कृपा है, ये ब्रिटिशर्स का कृपा है कि जो हमें ये सिखाया कि अगर आवश्यकता होती है, इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी देन इवन वाइफ कैन ऑल्सो वर्क। तो आज कलयुग की विषमता इतनी है कि कई बार हमें भी परमिट करना पड़ता है, ठीक है कि भाई आप सर्वाइव नहीं कर रहे हो तो ऐसा कोई जॉब कर लो, नो प्रॉब्लम, सर्वाइव नहीं कर रहे हो। लेकिन आइडियली ये गलत है, पत्नी को काम नहीं करना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर भूखे मरने का समय भी आता है ना, भूख से मरने का समय, फिर भी पत्नी काम नहीं करती है। सोचो, ये सुदामा ब्राह्मण जो थे उनका खाने का भी समस्या था, खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो क्या पत्नी को जॉब के ऐसा कोई जॉब वॉब नहीं करवाया कि तुम देखो आसपास में कहीं जॉब मिल जाए? तो नहीं, दे वर नॉट डूइंग। पति के ऊपर आधार है। जब शादी किया तो उस समय पति ने वचन दिया कि लाइफ टाइम तुम्हारा मेंटेनेंस का जिम्मेदारी मेरी। अब वो उसको संभालने का है, पत्नी को नहीं संभालने का है। More than 40% women are now working. That's true. That is the problem. And that is the reason that there are so many ego clashing. Working women generally they also have the same male ego. Same ego. And therefore they clash to each other. And that clashing is either survived by a compromise or they are separated. तो दोनों ही जो सिचुएशन है वो गलत है। सो देयरफॉर वी एज ए शास्त्र बैकग्राउंड वी नेवर प्रमोट, हम प्रमोट नहीं करते स्त्री को काम करने के लिए। ठीक है, मत खाओ, 2 रोटी कम खाना, उसमें मिर्ची और रोटी खा लो, बी सिंपल। बट नो, ये एक्चुअली कहीं ज़्यादातर केसेस में ये विमेन वर्किंग का कल्चर इसलिए आता है क्योंकि इनकी ग्रीड बहुत सारी होती है, लोभ बहुत होता है, उनकी ग्रीड के सामने रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इसलिए वो ग्रीड को, उनके हॉबीज़ को, उनके शौक को मेंटेन करने के लिए दे डू दिस illegal things, I mean inappropriate thing. Therefore they are working.
बिकॉज उनकी डिमांड ही इतनी सारी होती है. They want all luxury. That husband is not able to provide. Then you cannot provide. Then I will do myself. Oh, you can do yourself. Yeah. In certain cases, support is also there. Ah. As a part of the support, also they are doing. Sometime, as I said, sometime. It's not all the time. What does Shastra say about educating women? Education for the woman is different than what we are offering right now. एजुकेशन राइट नाउ हम ऐसा ये वेस्टर्न कल्चर ऐसा ट्राई कर रहा है कि पुरुष और स्त्री को एक समान ट्रीट किया जाए ताकि एक्सप्लॉइट अच्छे से हो. दिस इज द आइडिया. दे कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड, बट रियल इन लाइफ वी सी इन द वैदिक कल्चर द एजुकेशन फॉर द वुमन वाज हाउस इन हाउस एजुकेशन. नो स्कूल एजुकेशन, इन हाउस एजुकेशन. और ये सारी बातें इन हाउस एजुकेशन में सिखाई जाती थी और इसी का परिणाम थी कि ये बड़े बड़े अनसुईया, मंदोदरी, गांधारी, ये सब बड़ी बड़ी सती स्त्रियाँ हुई थी. क्योंकि इनमें से एक भी ऐसी नहीं थी कि किसी स्कूल में एडमिशन लिया था जिन्होंने. Was that? Never seen Gurukuls में कोई. No, never. It's never like that. Because that was not meant for it. But they knew all the arts. उनको घर मेंटेन करना, कुकिंग करना, ये सब they were very expert in this. और सबसे बड़ा उनका क्वालिटी था very devoted to her husband. ये क्वालिटी उनको सिखाया जाता था. ये क्वालिटी वो अपनी माता से सीखती थी कि how to be devoted to husband. और फिर वही क्वालिटी जब वो अपनी विवाहित जीवन में एग्जीक्यूट करती थी तो उसका जीवन बड़ा सुखी रहता था, संसार सुखी रहता था. सो दैट इज द आइडिया. उनको मार्शल आर्ट्स भी आता था. हाँ, मार्शल आर्ट्स भी आता था. I don't know that. In some cases we have seen that ladies knew how to. Kshatriyas they used to. Kshatriyas क्षत्रिय को मिलता था ये. राजकुमारी उन लोग को, क्षत्रिय गर्ल्स को ये सिखाया जाता था मार्शल आर्ट. That's true. Yes. More question? Naturally प्रभु जी ऐसे मार देते हैं मच्छर को तो क्या है? हाँ वो या फिर कॉकरोच होते हैं तो वो हिट लगा देते हैं. हाँ, तो आइडियली ऐसा रखना चाहिए कि जब कोई काटता है तो मीन्स कोई अनजान व्यक्ति को, मीन्स कोई निर्जीव वस्तु तो काटेगा नहीं, उसके पास ऐसा दांत है ही नहीं. काटेगा तो दैट मीन्स सम लिविंग एंटिटी इज देयर. कोई काटने वाला है तो लिविंग एंटिटी है. दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू मेक इमीडिएट अटैक. फर्स्ट यू सी एग्जैक्टली व्हाट हु इज, ये ही है, शी है, चेक करो. और उसके बाद फिर उसको प्रयास करो कि बिना मारे काम हो जाए. आजकल तो ऐसा भी आता है मच्छर फेंट होकर गिर जाते, फिर होश में आते तो उड़ जाते. ऐसा भी दवाई आता है आजकल. बट फॉर एग्जांपल कॉकरोच वगैरह है तो अगर क्लीनलीनेस वगैरह मेंटेन होती है तो कॉकरोच वगैरह नहीं आते जनरली घर में. अगर कभी आ भी जाते हैं, हम रेयर केस में कभी आ भी जाते हैं, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट कॉट होल्ड इट, पकड़ लेते उसको विथ सम क्लॉथ, ग्रूम और क्लॉथ, एंड देन वी जस्ट थ्रो हिम आउट. दैट्स इट. बट वी जस्ट डोंट किल देम. और कोई प्रश्न? Ideally we should stop here. It's 10 already, 10, 11. There are a few incidences which are very helpful. Just for example, कि एक बार पत्नी आई थी मंदिर में कोई सेवा दे करके घर पे, और घर पे आकर के अचानक से उनके मंदिर में कुछ सेवा का कुछ चेंजेस आए होंगे, और फिर साथ में उसका कुछ कोई करीब का कोई रिश्तेदार है वो बीमार है. उनका ध्यान में, उनका माइंड में रहता है कि भाई मुझे इनको भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा. मंदिर का बहुत सेवा होता है, साथ साथ किसी का रिश्तेदार बीमार है उसको भी चेक करना पड़ेगा, उनको भी मेरी सहायता है चाहिए. और उस समय वो स्ट्रेस आउट है, वो उसके मन में बहुत सही. अब घर आती है वो हस्बैंड को कहती है आज तो बड़ा सेवा में ऐसा होता है, सोचता है कि वो भक्त तो सोचता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, तो वो हस्बैंड तुरंत उसको आंसर देता है. तो यू थिंक सो मच, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए. अरे भाई तो मेरी बात सुनो. एक्चुअली सी हैज नथिंग इन हर माइंड.
उसको बस बोलना है कि मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या, मेरा ये समस्या, और हस्बैंड बोलता है हाँ यस 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 यू आर राइट, यू, और बोले वो मेरी आंट जो है वो भी, मेरी मौसी वो भी मुझसे ऐसा आशा रखती है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, यू नो। तो या वो फर्स्ट केस में कैसा होता है, हस्बैंड बोलता है हु केयर्स, छोड़ो ये तो बस सब बेकार है, यू नो। और दूसरे केस में हस्बैंड बोलता है ओह यू आर सच अ लवेबल पर्सन, हाँ, यू पीपल लाइक यू, यू नो, वो आपके बिना रहे, आप यू नो आपकी दे वांट योर हेल्प, यू नो। सो इससे क्या होता है कि है तो कुछ नहीं, पति ने क्या किया, उसमें कुछ बोला तो नहीं उसने, पहले केस में उसने इग्नोर किया, दूसरे केस में उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा, यू नो, यू आर नाइस पर्सन, द पीपल लाइक टू बी विथ यू, यू नो। तो जब ऐसी इस तरह से अगर बिहेव होता है हस्बैंड का, तो देन वाइफ इज ओह माय गॉड शी इज सो, माय हस्बैंड इज सो नाइस, यू नो, उसको ऐसा लगता है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स, इसमें कुछ नहीं, ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की बात है। जैसे ऑफिस से कोई आया है और हस्बैंड, और कई बार देखता है उसकी वाइफ किसी उसकी सहेली है, मंदिर में ही है कोई, उसके साथ फ़ोन पे लगी हुई है 1 घंटे से, यू नो, और वो जब घर पे आता है और देखता है तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, वो भी सोचता है कि आज बेटा आज क्यों ऑफिस से लेट आया है, यू नो। और हस्बैंड को भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो भी थका हुआ है, और जब वो ऑफिस में से लेट आता है तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग गर्म ही होता है, यू नो, परेशानी होता है, वो स्ट्रेस आउट होता है, ही वांट्स पीस। और जैसे वो आता है, वो वाइफ देखती है दूर से कि मेरा हस्बैंड आ गया, तो कह के ओके माता जी थैंक यू, आई विल टॉक टू यू, मेरे प्रभु जी आ गए हैं, तो मैं अभी आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। अभी वो प्रभु जी आकर के बोलते हैं सबके सामने बीच में, मैं जानता था कि तू इससे बात कर रही है, यू हैव नो, बोले तुम्हारे फ़ोन का बिल कौन भरेगा, यू नो, मैं इस बार का टेलीफोन का बिल मैं तुम्हारे पिता के पास ही भेजने वाला हूँ। और शादी के समय में उन्होंने दहेज के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दिया था। बोले कम से कम एक टेलीफोन बिल तो भर ही सकते हैं, तो और पत्नी सोचती है कि ये अचानक से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, यू नो। तो पत्नी कहे कि प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, यू नो, गुस्सा मत करो। स्पेशली पत्नी को उस चीज़ से बहुत हर्ट होता है जब उसको उसका पति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपमानित करता है ना, उससे बहुत हर्ट होता है। मीन्स अगर उनके यहाँ तक कि उनके सास ससुर के सामने भी अपमानित करते हैं तो उसको बहुत हर्ट होता है ना। तो उसने कहा प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं ऐसा। तो बोले क्या, बोले कम से कम हम आपस में बात कर सकते हैं, इनके सामने क्यों डांट रहे हो, यू नो। तो बोले इनके सामने, व्हाट डू यू थिंक ये पराये लोग हैं? अरे भाई मैं तो तुम्हारा पति बाद में हुआ, मैं तो इनका बेटा पहले था। तो बहुत हो गई तुम्हारी कचकच रोज की, यू नो, लेट अस, यू नो। अभी ये एक केस हुआ, राइट। और दूसरा केस क्या होता है, हस्बैंड आता है, उसका गुस्सा है, नाराज है, लेकिन आकर के सबसे पहले क्या बोलता है हस्बैंड, दूसरे केस में अपनी पत्नी को कहता है मुझे आपसे थोड़ा इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी इसी समय, और तुम अंदर के कमरे में चलो। और अंदर जा कर के कहते हैं कि देखो शांति से, वो भी चिल्ला कर नहीं, शांति से, कि देखो तुम इस तरह से 1-1 घंटा 2-2 घंटा इस तरह से बातें करते हो, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कृपा करके ये मत करो, यू नो, ये ऐसा काम मत करो, इससे बहुत सारा समस्या हो सकता है। और वो पत्नी बड़े आसानी से, प्रेम से समझाने से कोई भी आदमी समझ जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, पत्नी कहेगी ठीक है, यू नो, आज से अभी से ऐसा नहीं करेंगे, यू नो। सो ये एक दूसरा तरीका था। तो ये अगर इस तरीके से पालन किया जाए, 2 व्यक्ति के सामने उसको झाड़ देना, बोले तुम जैसे थी गंवार की गंवार ही रहोगी, आज तक कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगी, यू नो। That is used. Why should you chastise your wife in front of people? You know, she also deserves respect. At the same way, पत्नी को भी पति को बहुत ज़्यादा सुझाव ये वो, यू नो, इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भी स्थान है ना पेरेंट्स के सामने। तो ये इज ऑल मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, नथिंग एल्स।
ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बट आई थॉट कि मैं आपके सामने एक दो केसेस बताए, यू नो, बट आई कैन गिव मोर केसेस इफ यू वांट, कि सिचुएशंस कैसी कैसी होती है, यू नो. सो वी स्टॉप हियर.